हाल ही की बात है, 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक बेंच ने एक कॉमेडियन के बारे में बोला that this person has taken the court for a ride, और फिर एक लाइन जो हेडलाइंस बन गई, if this is not arrogance then we have to change the Oxford dictionary as well। वो कॉमेडियन है समय रैना। फाइन 3 लाख रुपए, वार्निंग अगली बार किया तो 30 लाख रुपए फाइन। और ये सब शुरू हुआ था एक यूट्यूब शो से जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। इंटरनेट पर बोलने की आजादी कहां तक है? क्या एक जोक आपको जेल भेज सकता है? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और उसकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा, आप, सोसाइटी या कोर्ट? आज हम पूरी कहानी कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, श्रेया सिंघल से लेके समय रैना तक। स्टोरी समझने के लिए पहले फाउंडेशन समझना जरूरी है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A talks about all citizens shall have the freedom of speech and expression। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो हर एक क्लैड एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो बताता है कि आपका ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। स्टेट 8 ग्राउंड्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इनमें से 3 आज की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी एंड डिफेमेशन। तो बेसिकली डील यही है कि जो बोलना है बोलो, बट डिसेंसी की लाइन क्रॉस मत करो। सुनने में तो आसान लगता है, पर प्रॉब्लम यह है कि डिसेंसी डिसाइड कौन करे? आपके लिए जो कॉमेडी है किसी और के लिए ऑब्सेनिटी हो सकती है। कोर्ट ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कुछ टेस्ट बनाए। 1868 में सबसे पहले बना हेकलिन टेस्ट। इसका मतलब है अगर कंटेंट सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल पर्सन को डिप्रेव या करप्ट कर सकता है तो वो कंटेंट ऑब्सीन है। मतलब स्टैंडर्ड सबसे सेंसिटिव पर्सन के हिसाब से सेट होता है। अब ये हेकलिन टेस्ट इंग्लैंड में अडॉप्ट किया गया था। इंडिया ने ये टेस्ट 1965 में रंजीत उदेशी के केस में अडॉप्ट किया। फिर 2014 में गेम चेंज हुआ, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेकलिन टेस्ट पुराना हो गया है, अब हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉलो करेंगे। मतलब कंटेंट को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखो और जज करो कंटेम्पररी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से, ना कि सबसे जल्दी ऑफेंड होने वाले इंसान के स्टैंडर्ड से। ये एवोल्यूशन याद रखिए, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट वाले चैप्टर में हम लोग वापस इसी टेस्ट पर आएंगे। अब एंटर करता है इंटरनेट। न्यूज़पेपर और टीवी के जमाने में न्यूज को रेगुलेट करना, कंटेंट को रेगुलेट करना इजी था। एडिटर्स थे, सेंसर बोर्ड्स थे, लाइसेंस थे। लेकिन इंटरनेट पर हर हाथ में कैमरा, हर एक शख्स ब्रॉडकास्टर। गवर्नमेंट के पास इसका जवाब था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और उस एक्ट में 2008 में एक सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 66A, जो आगे चल के इनफेमस हो गया। इसने ग्रोसली ऑफेंसिव और अनोइंग मैसेजेस को क्रिमिनल बना दिया। अनोइंग, सोचो, अनोयंस के लिए जेल। रिजल्ट प्रेडिक्टेबल था। 2012 में महाराष्ट्र में 2 लड़कियां अरेस्ट हुई। एक ने बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद पर एक फेसबुक पोस्ट लिखा, दूसरी ने उस पोस्ट को सिर्फ लाइक किया, एंड लाइक करने पर शी वाज अरेस्टेड। एवरीवन इन द कंट्री वाज शॉक्ड। एक लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया, और 2015 में आया वो लैंडमार्क जजमेंट, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को पूरी तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि दिस इज गिविंग चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, इट इज वेग एंड ऑल्सो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन दिया, एडवोकेसी और डिस्कशन प्रोटेक्टेड है, चाहे वो कितना ही अनपॉपुलर हो। सिर्फ इंसाइटमेंट, जब स्पीच डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर या फिर वायलेंस की तरफ ले जाए, तभी आपका रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। 2021 में आए IT रूल्स, इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया के लिए कुछ नए कोड ऑफ एथिक्स, ग्रीवेंस सिस्टम, कंप्लायंस ऑफिसर्स और OTT और ऑनलाइन क्रिएटर के लिए एक नया रेगुलेटरी शैडो। स्टेज सेट हो चुका था, अब एक स्पार्क चाहिए था, और वो स्पार्क आया फरवरी 2025 में। इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना का यूट्यूब शो। कॉन्सेप्ट मजेदार था, कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाते थे, जजेस उनको रेट करते थे, कंटेस्टेंट भी सेल्फ रेटिंग देते थे। अगर रेटिंग मैच होती थी तो जितना भी प्राइज मनी आता वो सब कंटेस्टेंट का। शो मैसिवली पॉपुलर हुआ। एडजी कंटेंट, एडल्ट कंटेंट, क्रेजी जोक्स
रोस्ट स्टाइल ह्यूमर सब कुछ था। बट नवंबर 2024 में एक एपिसोड शूट हुआ जिसमें गेस्ट जज थे रणवीर अलाहाबादिया, जिनको आप पॉपुलरली जानते हो बियर बाइसेप्स के नाम से, इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर्स में से एक। एपिसोड 8 फरवरी 2025 को एयर हुआ। उसमें रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, पेरेंट्स को लेकर एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क। हम यहाँ पर वो रिपीट नहीं करेंगे और ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं है। क्लिप बाहर निकली, वायरल हुई और उसके बाद जो हुआ उसे आप इंटरनेट का तूफान भी कह सकते हैं। पब्लिक आउटरीच, पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नोटिस, ये सब कुछ 48 घंटों के अंदर। 10 फरवरी 2025 को गुवाहाटी पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर करी। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मुखीजा, इन सब के अगेंस्ट। और चार्जेस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 79 इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, सेक्शन 294 और 296 ऑब्सेनिटी रिलेटेड प्रोविजंस, साथ में आईटी एक्ट का सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करना और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। फिर महाराष्ट्र साइबर सेल ने अपनी एफआईआर करी, राजस्थान में कंप्लेंट, मल्टीपल स्टेट्स, पैरेलल प्रोसीडिंग्स। नाउ क्लैड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट करो, जब एक ही एक्ट के लिए मल्टीपल स्टेट्स में एफआईआर्स होती हैं तो अक्यूज्ड कैन अप्रोच अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वैशिंग ऑफ एन एफआईआर और consolidating all the FIRs। एग्जैक्टली वही हुआ। रणवीर अलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट गए। 18 फरवरी 2025 को जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट दिया, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज ब्रूटल थी। जजेस ने उनके कमेंट्स को वल्गर कहा कि ये डर्टी माइंड रिफ्लेक्ट करता है, इट इज अ शेम टू द सोसाइटी। जो कंडीशंस थी वो भी टाइट थी, पासपोर्ट सरेंडर करो, देश मत छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो एंड नए एपिसोड्स बंद करो। अब समय रैना ने इस बीच पूरा शो ही डिलीट कर दिया, सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए। रणवीर ने पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट की, बट लीगल मशीनरी अब रुक नहीं सकती थी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने अप्रैल 2025 तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी और चार्जशीट तक बढ़ रही थी। 3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी और रणवीर अलाहाबादिया को बोला कि आप अपना शो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस शो से लगभग 280 लोगों की जॉब जुड़ी हुई थी। लेकिन कंडीशन एक ही थी कि जो कंटेंट जाएगा वो डिसेंट रहेगा। और इसी हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया। सॉलिसिटर जनरल से कहा कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रपोज करो जो फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट करे। जस्टिस सूर्यकांत की लाइन थी, We don't want any regulatory regime to be in censorship, but it can't be free for all either। 2 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक गाइडलाइन जारी करी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताती थी। अब स्टोरी का वो हिस्सा जो ज्यादा लोग नहीं जानते, ऑब्सेनिटी वाला एक पार्ट तो था ही, पर उसके साथ एक दूसरा मोर्चा भी खुला। क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एक ऐसी फाउंडेशन जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से अफेक्टेड बच्चों के लिए काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। उनका कहना था इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में डिसेबल्ड बच्चों का मजाक उड़ाया गया। एसएमए पेशेंट्स पर, एक ऐसे पेशेंट पर जो इस पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहा था, ऑल्सो ऑन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों पर भी। ये सिर्फ ऑफेंसिव जोक का सवाल नहीं था, ये सवाल था डिग्निटी का। आर्टिकल 21। कोर्ट ने इस पिटीशन को सीरियसली लिया एंड 5 कॉमेडियंस को समन किया। समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घाई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर। सबने कोर्ट में अंडरटेकिंग्स दी, अपॉलॉजी करेंगे, अमेंड्स करेंगे। कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज करो जो इन स्पेशली एबल्ड बच्चों को सेलिब्रेट करे, उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे, और जो उससे फंड्स जनरेट होंगे ऐसे में जैसे रेयर डिसीजेस जिनको भी है उनके लिए वो फंड दिए जाए। सोचो, पनिशमेंट नहीं, रेस्टोरेटिव जस्टिस। कोर्ट कह रही थी जो कम्युनिटी आपने हर्ट करी है उस कम्युनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव करो। लेकिन फिर आता है 14 जुलाई 2026। हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि समय रैना ने एसएमए फाउंडेशन से ना कांटेक्ट किया और ना ही एसएमए पेशेंट्स से। उल्टा उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 शुरू कर दिया और ओपनिंग में नींबू मिर्ची लटका दी सो दैट बुरी नजर ना लगे। कोर्ट को ये सब सिंबोलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा समय रैना ने कोर्ट के ऑर्डर्स को ओपनली, ब्रेजनली वायलेट किया है, कोर्ट को राइड पर ले लिया है, कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने का झूठा क्लेम भी किया गया। कोर्ट ने पहले 10 लाख का फाइन जो है प्रपोज किया, बट कोर्ट ने लॉयर की सुनी तो उसके बाद 3 लाख का उस फाइन को कर दिया गया।
बट एक वार्निंग के साथ। अगली हियरिंग में सेटिस्फाई नहीं हुए तो 30 लाख फाइन। कोर्ट की लाइन थी पे 3 लाख और 1 more zero can be added। और सिर्फ समय नहीं, 5 कॉमेडियंस पर 3-3 लाख का फाइन लगा। डायरेक्शंस रिपीट हुई, पब्लिक अपॉलजी, कंप्लायंस एफिडेविट्स और महीने में 2 शोज जिनकी प्रोसीड्स SMA जैसे रेयर डिसीज वाले बच्चों को जाएंगे। CJI ने एक लाइन कही जो इस एपिसोड का एसेंस है, इन पब्लिक लाइफ द मोर यू रेस्पेक्ट अदर्स द मोर रेस्पेक्ट यू अर्न। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिस सवाल से हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, इंटरनेट पर बोलने की आजादी कहाँ तक है। अब एक साइड का आर्गुमेंट सुनिए। कॉमेडी जो है हमेशा से बाउंड्री पुश करती आई। अगर हर एक ऑफेंडेड पर्सन FIR करवा सकता है तो क्रिएटर्स डर के मारे खुद को ही सेंसर कर ले। इसी को कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। श्रेया सिंघल के जजमेंट ने एग्जैक्टली इसी से प्रोटेक्ट किया था। और याद रखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट का जो कंटेंट था वो मेंबर्स ओनली पर पहले पब्लिश किया जाता था, तो अडल्ट्स ने पैसे देके चूज किया था उसको देखना। क्रिटिक्स ये भी पूछते हैं क्या एक गैग ऑर्डर या एक कॉमेडी शो डिलीट करवाना क्या एक प्रोपोर्शनेट कॉज है। 2022 के मोहम्मद जुबैर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि ब्लैंकेट गैग ऑर्डर फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट डालते हैं। अब दूसरी साइड का फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी फ्रीडम टू ह्यूमिलिएट नहीं थी। एक रेयर डिसीज से पीड़ित बच्चे पर जोक, क्या ये कॉमेडी है या किसी की डिग्निटी पर अटैक। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में डिसेंसी और मोरालिटी का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने रखा था। और इन इन्फ्लुएंसर्स की जो रीच है वो लैक्स और करोड़ में, तो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्ट का रेस्टोरेटिव अप्रोच था, पनिशमेंट की बजाय कम्युनिटी के लिए शोज करवाना। एक्चुअली काफी बैलेंस था। प्रॉब्लम तब हुई जब इसका कंप्लायंस नहीं हुआ। क्लैट और एलेट एस्पिरेंट्स, आपके लिए इस केस से 3 टेक अवेज है। एक, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और 19 क्लॉज 2, इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होगा। 2, ऑब्सैनिटी का टेस्ट जो है अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है। अवीक सरकार के बाद कंटेंट को एज अ होल देखा जाता है। 3, ये केस दिखाता है कि कोर्ट के पास सिर्फ पनिशमेंट देने की पावर नहीं, अंडरटेकिंग्स, कंडीशंस एंड रेस्टोरेटिव प्रपोजिशंस, ये सब भी जुडिशियल टूलकिट का ही एक हिस्सा है। You can definitely expect a passage from freedom of speech on the internet in CLAT 2027. India's Got Latent की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, चार्जशीट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट पर रेगुलेशन फ्रेमवर्क पर डिबेट चल रही है और अगली हियरिंग में समय रैना का कंप्लायंस टेस्ट होगा। ये केस आने वाले समय में हो सकता है आपको एक लैंडमार्क केस की तरह भी देखने को मिले फॉर ऑनलाइन स्पीच। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंटरनेट ने हम सबको आवाज दी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उस आवाज को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। सवाल ये नहीं है कि हम बोल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम क्या बोलना चूज करते हैं। जैसा CJI ने कहा, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट पाओगे। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच सही था या फ्री स्पीच के लिए ये खतरनाक प्रेसिडेंट है? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये डिबेट आप लोगों के बिना अधूरी है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।